हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेंटोर मंथन। सो यस, जैसे कि हमने टेलीग्राम पे डिसाइड करा था, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल। सो दोज हू डोंट नो, मैंने टेलीग्राम पे एक पोल डाला था कि सिंस अब ये हमारे टीयर 2 की डेट आ गई है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर थ्योरी वी शुड ईदर गो फॉर एमसीक्यूज या फिर आंसर राइटिंग या बोथ एमसीक्यू एज वेल एज आंसर राइटिंग। सो मोस्ट ऑफ यू सेड 77% वोट्स आए थे कि कुछ एमसीक्यूज प्लस आंसर राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस कर ली जाए फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स. So yes, for today we have chapter Why Do We Fall Ill? And in case if you are here for the very first time, a warm welcome to you all. So my name is Pooja और मैं offline biology educator हूँ for the past 8 years. And last month I started this channel to guide teaching exam aspirants. And since KVS, NVS, GSSB examinations अभी इस साल 2026 में upcoming है, so for that we are preparing for TGT Science and I'll be teaching biology portion over here. So yes, now without wasting any further time, let's start. So सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is an example of infectious disease? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग का उदाहरण है? सो आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी वो डिजीज, वो बीमारी जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कॉमन कोल्ड, जो कि एक वायरल डिजीज है, एक वायरस जिसका नाम राइनो वायरस होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो सपोज एक बच्चे को या किसी भी इंसान को कॉमन कोल्ड हुआ है और अगर वो पब्लिक स्पेस में है एंड अगर वो स्नीज आउट कर देता है, छींक देता है, तो वायरस के पार्टिकल्स एयर में आएंगे और उसके आसपास के लोगों को क्या है, वो भी उससे इन्फेक्ट हो सकती हैं, वो वायरस उनकी बॉडी में भी एंटर कर सकता है। सो ऐसी कोई डिजीज जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है उसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। सो अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है इन्फेक्शियस डिजीज का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये उसकी वजह से होता है एंड ये आपके लंग्स को बेसिकली श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये इसको हैम्पर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डैश वेलबींग। स्वास्थ्यपूर्ण डैश कल्याण की स्थिति है। सो देखो, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उसने बोला है कि आपने फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, अगर आप तीनों तरीके से फिट हैं तभी आप हेल्थ की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं और आपको एक हेल्दी इंडिविजुअल कहा जाएगा। फिजिकली का मतलब कि आपको कोई बीमारी नहीं है, किसी तरीके की एलिमेंट नहीं है। मेंटली का मतलब इसको इस तरीके से समझते हैं, अभी हम सब लोगों ने DSSB का एग्जामिनेशन दिया है ना, DSSB जो है रिजल्ट्स, ज्वाइनिंग सब बहुत डिले कर रहा है, जिसकी वजह से कई बार टेलीग्राम ग्रुप्स पे आई सी मैसेजेस जिसमें बच्चों का होता है कि आई एम इन डिप्रेशन। सो अगर वो बच्चा फिजिकली फिट है लेकिन अगर वो उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब है कि वो खुद को डिप्रेस्ड फील कर रहा है, हालांकि डिप्रेशन इज अ बिग वर्ड, बट इफ ही और शी इज फीलिंग डिप्रेस्ड, दैट मीन्स कि आप मेंटली सिक हो और आप कंप्लीटली हेल्दी नहीं हो। देन कम्स सोशल। देखो, हम सब रहते हैं सोसाइटी में, तो हमारी सोसाइटी में पीस और हार्मनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज आप कल को जॉब करते हो और आपके जॉब या वर्क प्लेस पे पीस नहीं है, लोग आपस में बुली कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से अगेन आपका मेंटल स्टेट बिगड़ रहा है। सो दैट मीन्स कि आपका जो सोशल एटमॉस्फेयर है दैट इज़ नॉट हेल्दी एंड यू आर नॉट हेल्दी। सो यस, अगर आपने हेल्दी होना है तो अकॉर्डिंग टू WHO यू शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिक डिजीजेस आर दोज विच, दीर्घकालिक रोग वे होते हैं जो। सो नाउ देखो, डिजीजेस को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब वो बीमारियां जो एकदम अचानक से होती है और बहुत थोड़े समय के लिए होती है। अगेन आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपको जब कोल्ड होता है तो वो अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप कभी, मतलब बहुत ठंड का मौसम था और बाहर चले गए और आपने कैच कर लिया कोल्ड, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे कि आपने थोड़े दिन के लिए एंटीवायरल टैबलेट्स वगैरह ली एंड यू आर फिट एंड फाइन विद इन अ वीक एट मैक्स। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनको प्रोग्रेस करने में भी बहुत टाइम लगता है और जो अपने साइंस और सिम्टम्स भी काफ़ी लंबे समय के बाद दिखाती है और वो लाइफ लॉन्ग होती हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज योर कैंसर। जैसे कैंसर एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये आपके सालों के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इसकी वजह से होता है एंड अचानक फिर एक दिन पता लगता है कि ओ, इसको कैंसर है। बट वो कैंसर जो है वो शुरुआत उसकी बहुत पहले हुई थी
एंड देन कई बारी वो एक लाइफ लॉन्ग डिजीज बन के रह जाता है। सो ऐसी डिजीजेस जो बहुत लंबे समय के लिए होती है उसको कहते हैं हम क्रॉनिक डिजीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिजीजेस दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कभी कभी वो पूरे जीवन भर आपको लाइफ टाइम हो सकती है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज अ पैथोजन फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड एज। वह जीव जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रोगजनक ले जाता है क्या कहलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेक्टर या वाहक। देखो कई बार क्या होता है, मान लो किसी कैटल ने, ठीक है, काऊ हो सकती है, बफलो हो सकती है, उसने अपना बिजनेस करा, यानी कि रोड साइड क्या है, उसने अपना फीकल मैटर जो उसका पड़ा हुआ है, अब वहां पे कोई मस्क्यूटो आके वहां पे बैठती है, ठीक है, फिर अब क्या होगा कि जो उसके फीकल मैटर में बैक्टीरिया वायरसेस थे वो कहाँ आ गए? मस्क्यूटो के पास आ गए। अब अगर साइड में वहीं पे कोई रेस्टोरेंट है या कोई ऐसा, मतलब ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पे कोई खाना खा रहा है, ठीक, सपोज अ चाइल्ड इज देयर और वो मोमोज खा रहा है वहाँ पे खड़े होके, और गलती से उसकी मोमोज पे प्लेट पे आकर वो मस्क्यूटो बैठ जाती है, तो अब वो क्या करेगी, वहां से उस फीकल मैटर से जो भी बैक्टीरिया और वायरस वो लेकर आई वो उसने ट्रांसफर कर दिया आपकी मोमोज की प्लेट पे। अब वो इंसान या वो बच्चा जब वो मोमोज खाएगा तब वो जो वायरस था या बैक्टीरिया था अब वो उसकी बॉडी में एंटर कर गया। नाउ सपोज अगर वो टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया था, ठीक है, तो उस केस में उस बच्चे को हो जाएगा टाइफाइड। तो एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म बीमारी कॉज करता है तो वो कहलाता है हमारा पैथोजन। इस केस में वो टाइफाइड का बैक्टीरिया जिसका नाम सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम होता है ये हुआ पैथोजन, लेकिन जो उस बैक्टीरिया को लेकर आया वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है वेक्टर या फिर वाहक। सो फॉर दिस आंसर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक किसके लिए यूज करी जाती है? ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज करी जाती है। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अब पेनिसिलिन जो है वो हमारी एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती है। कैसे? आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर भी एक सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो ये उस बैक्टीरिया के अंदर इस सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है उसको नहीं बनने देती। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में भी सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी सेल वॉल एक ऐसी परत है जो उसे प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा। क्योंकि अब पेनिसिलिन सेल वॉल ही नहीं बनने दे रही तो इस केस में इसको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं होता, एंड हेंस आपके जो एंटीबायोटिक्स है उसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज। देखो जो हमारे वायरस होते हैं उसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जबकि बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाना इजी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी क्या था, वो एक वायरस था जिसने इतनी महामारी फैलाई थी, लेकिन साइंटिस्ट जो है उनको बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी वैक्सीन बनाने में और बहुत समय लग रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायरस हमारे क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है कि जब तक वो किसी होस्ट की या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं करते तब तक वो डेड है। जब एक वायरस किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव की बॉडी में एंटर कर जाता है वो तभी लिविंग कहलाता है, और फिर वो क्या करता है, उस होस्ट को हाईजेक कर लेता है, उसकी मशीनरी को हाईजेक कर लेता है। वो कहता है कि जो काम तू इसके लिए कर रहा था वो काम मेरे लिए कर। दैट मीन्स कि वो बोलता है आपकी होस्ट मशीनरी को यूज करके कि अब मुझे रेप्लिकेट करना है, ठीक है, मैं अपना जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक सामग्री जो है उसको रेप्लिकेट करूंगा, अपनी कई सारी कॉपीज बनाऊंगा, और वो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर क्या है, फैलता है। सो दैट मीन्स वायरस के पास अपना खुद का कोई बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं है, वो होस्ट का यूज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी, वायरस के अपने बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं, या फिर वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा एक कवक संक्रमण है? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिंगवॉर्म या दाद। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के जैसे नेक एरिया पे या स्किन पे कहीं पे भी राउंड राउंड से पैचेस बन जाते हैं लाल रंग के,
ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दाद। ठीक, तो ये बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसका नाम होता है रिंगवॉर्म। और ये तब होता है जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, जैसे डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया, या फिर आपने उसके यूज़ किए हुए कपड़े पहन लिए, क्लोथ्स यूज़ कर लिए, या उसका यूज़ किया हुआ टॉवल यूज़ कर लिया। और ये मेनली इम्पैक्ट करता है आपकी स्किन को, नेल्स को। एंड इसके अलावा एक और फंगल डिजीज़ है जो बहुत कॉमन है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ योर एथलीट्स फुट। ठीक, याद रखना नाम कि एथलीट फुट जो होता है ये भी आपका एक फंगल डिजीज़ ही है। और ये कैसे फैलता है, जब आप जैसे किसी मॉइस्ट स्पेस पे या गीले उस पे सरफेस पे अगर बेयर फुट वॉक कर रहे हो, आपने कोई चप्पल नहीं पहन रखी, जैसे गीली मिट्टी हो गई वहाँ से, या फिर जो बाथरूम है, गीला बाथरूम है, तो वहाँ से इन्फेक्शन कैच करने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ। टीकाकरण का सिद्धांत किसकी स्मृति के गुण पर आधारित है? तो देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो इम्यूनाइजेशन होता क्या है। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पहली बारी आपकी बॉडी में एंटर करता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। वो उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाता है जिनका नाम होता है एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को किल कर देगी। चलो, ये तो हो गया। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक मेमोरी बना लेता है, एक स्मृति बना लेता है इस बैक्टीरिया की। अगर ये बैक्टीरिया लाइफ में तुम्हें दोबारा इन्फेक्ट करने के लिए आता है, तो उस टाइम इम्यून सिस्टम इतना टाइम नहीं लगाएगा रिएक्ट करने में। उसके पास एक मेमोरी है, ठीक है, उसके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, अब फटाफट एक्ट करेंगे, तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगे, और सेकेंड टाइम जब ये बैक्टीरिया आएगा तो फौरन इसका खात्मा कर देंगे। अब जो आपकी वैक्सीन्स हैं आप लगाते हो, ये भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि जैसे कोरोना की वैक्सीन थी, ठीक है, तो उस वैक्सीन में ये होता है कि आपने क्या करा, कोरोना कॉज करने वाले वायरस का या तो उसको अधमरा करके, वीकेंड कहते हैं कि हमने पैथोजन को क्या करा, बहुत ज़्यादा वीक कर दिया कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके बीमारी ना फैला सके, या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया, मतलब अगर वो आरएनए वायरस था तो उसका आरएनए निकाल लिया। लेकिन इस तरीके से वो चीज़ डाली जाती है आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू कि वो आपको बीमारी कॉज ना कर सके, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उस चीज़ को रिकग्नाइज कर ले कि अच्छा कुछ बाहर से आया है, और वो एंटीबॉडीज बना के रख ले। ठीक, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आता है तो आपकी इम्यून सिस्टम के पास क्या हो, मेमोरी हो, और वो फटाफट क्या कर सके, एक्शन ले सके। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसी को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और ये किसकी, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ, मतलब ये मेमोरी जो है इम्यूनाइजेशन के दौरान कौन बना के रख रहा है, सो दैट इज योर इम्यून सिस्टम या फिर प्रतीक्षा प्रणाली। आई होप आपको वैक्सीन का और इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई एयर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा से नहीं फैलता। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एड्स, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस। ये तीनों ही हवा से फैलने वाली डिजीजेस है। जब भी इनके जो पैथोजेंस हैं एयर में आएंगे, सपोज किसी इंसान ने स्नीज करा, वो पैथोजन एयर में आया, दूसरे ने उसको इनहेल कर लिया, तो वो कैच कर लेगा इन्फेक्शन को। लेकिन एड्स जो है ये एक तरीके का एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इफ समवन इज डूइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स और दोनों पार्टनर में से कोई एक भी पार्टनर उसको एड है, तो दूसरों को होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट, एड्स फैल सकता है आपको इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि मान लो जब हम ब्लड चढ़ाते हैं किसी को, तो ऐसे किसी बंदे का ब्लड ले लिया जिसको ऑलरेडी एड्स था, तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाएगा। तीसरा, ये माँ से बच्चे में भी जा सकता है जब वो बच्चा गर्भ में होता है। एंड चौथा तरीका है इन्फेक्टेड नीडल्स। देखा होगा आपने, जब भी इंजेक्शन लगवाने के लिए हम जाते हैं तो एक नीडल एक ही पेशेंट के लिए यूज़ करी जाती है। रीज़न बीइंग कि अगर किसी ऐसे पेशेंट की नीडल से ही दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया जिसे एड्स था, तो वो उसकी बॉडी में भी जा सकता है। सो दीज आर द 4 वेज थ्रू विच एड्स जो है एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकता है। सो ये हवा से नहीं फैलता, बाकी तीनों डिजीजेस हमारी हवा से फैलने वाली थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, द सिवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशंस डिपेंड्स ऑन, रोग की अभिव्यक्ति की गंभीरता किस पर निर्भर करती है। यार देखो, कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी है, वो कितना सीवियर होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर माइक्रोब्स यानी कि कीटाणु या रोगजनक है या सूक्ष्म जीव है। दैट मीन्स आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो पैथोजन था डिजीज कॉजिंग, ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर थोड़ा बहुत होता है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो किसी भी डिजीज की, बीमारी की गंभीरता डिपेंड करती है कि शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या कितनी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं डिजीज मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम। पेप्टिक अल्सर किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हीलियोबैक्टर पाइलोरी। देन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटोजोन। नाउ व्हाट आर प्रोटोजोआ? अमीबा पैरामीशियम का नाम सुना है? तो अमीबा पैरामीशियम भी क्या है, हमारे प्रोटोजोअन्स होते हैं। एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हो कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एक कोश के होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो प्रोटोजोअन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है उसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ठीक, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं कि संक्रमण का तरीका क्या होता है, तो ये मक्खी के काटने की वजह से होता है और उस मक्खी का नाम होता है सीसी फ्लाई। एंड ऑर्गन की अगर मैं बात करूं कि ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये इफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, यानी कि तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज बट नॉट द डिजीज इटसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन से रोग का लक्षण है लेकिन स्वयं रोग नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेडेक। सर दर्द जो है वो कोई बीमारी नहीं होती, ये किसी और बीमारी का क्या है, लक्षण हो सकती है। जैसे अगर किसी को ट्यूमर है सर के अंदर तो हो सकता है कि उसे सर में दर्द हो, राइट। या फिर किसी को कोल्ड हुआ हो तो कोल्ड में भी हमें जुकाम होता है, हमें सर में दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, लक्षण है। बॉडी में दर्द होना, हेडेक होना, ये बीमारी नहीं होती। एक्चुअल बीमारी तो कुछ और होती है, ये सिर्फ उसके लक्षण होते हैं। इन लक्षण को हम सिम्टम्स कहते हैं। एंड इन सिम्टम्स के बिहाफ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर डायग्नोस किया जाता है कि एक्चुअल में डिजीज या बीमारी क्या है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक रोग के उपचार के दो तरीके क्या है? देखो, इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि फैलने वाली बीमारी, उसको ट्रीट करने के लिए दो तरीके क्या होते हैं। नाउ सपोज किसी को टाइफाइड हुआ। टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। अब टाइफाइड के केस में क्या है कि आपको वॉमिटिंग भी होगी, आपको हेडेक भी होगा, आपको सर दर्द होगा, आपको बॉडी एक होगा, फीवर आएगा, ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले आपको इस सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फॉर दैट वो आपको पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई तुम पैरासिटामोल खाओ, पैरासिटामोल की वजह से तुम्हारा फीवर उतरेगा, उसकी वजह से बॉडी एक कम होगा, हेडेक कम होगा। लेकिन क्या सिर्फ पैरासिटामोल देने से उसका टाइफाइड ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आया हुआ है जो टाइफाइड कॉज कर रहा है, विच इज सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम। ठीक, ऑल्सो याद रखना कि टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए, दैट इज विडाल टेस्ट। सो अब भाई इस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर एंटीबायोटिक। सो यही दो तरीके होते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, एक सिम्टम्स को लेके एंड दूसरा एक्चुअल जो पैथोजन है उसको किल करने के लिए। सो करेक्ट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। इफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, वही सिम्टम्स जो आप फेस कर रहे हो, एंड किल द कॉज, और जो उसका कारण है उसको मारना। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ वाटरबॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जो कंटामिनेटेड वाटर से, दूषित वाटर से फैलता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉलरा या हैजा। इसके अलावा और वाटरबॉर्न डिजीजेस के अंदर आता है आपका डायरिया आता है एंड टाइफाइड। एड्स मैंने आपको बता दिया है पहले कि एड्स के फैलने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एंड कैंसर देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, एंड मेनी अदर्स। और निमोनिया जो है वो एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि
जब देखो निमोनिया, याद रखना कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड अलग अलग चीज़ें हैं। कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है, निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जब बैक्टीरिया जो है कोई स्नीज करता है, कफ करता है, तो उस टाइम वो आपके एयर के कांटेक्ट में आता है, एंड देन अगर सामने वाला बंदा उसे इनहेल कर ले तो वो निमोनिया कैच करता है। सो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉलरा। नेक्स्ट, सिम्टम्स लाइक फीवर एंड स्वेलिंग आर एक्चुअली एविडेंस दैट, बुखार और सूजन जैसे लक्षण वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि। अब देखो एक चीज समझो, जब भी आपको कोल्ड होता है, जैसे या फिर टाइफाइड हो गया, उस केस में आपकी बॉडी में क्या होता है, फीवर आता है, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर यूजुअल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, रेज होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर से जो भी बैक्टीरिया वायरस आया है वो इतने हाई टेम्परेचर पे सरवाइव ना कर सके। दैट मीन्स कि फीवर जो है वो एक बीमारी नहीं है। फीवर ये शो कर रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है उन रोग जनकों से क्या कर रहा है, लड़ रहा है, उन माइक्रोब से लड़ रहा है। इसी तरीके से कई बार गिरने के बाद हमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, या फिर एट टाइम्स फीवर आता है, तो इट शोज दैट योर इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which pathogen category does the organism causing elephantiasis belong to? हाथी पांव पैदा करने वाला जीव किस रोगजनक श्रेणी का है? सो देखो, जितने भी हमें डिजीजेस होते हैं वो यूजुअली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगरी है, दैट इज वॉर्म्स यानी कि कृमि। इनकी वजह से भी काफी सारे रोग होते हैं, जिसमें से एक है एलिफेंटियासिस या हाथी पांव। जो ये डिजीज कॉज करता है वर्म, उस वर्म का नाम होता है वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुशेरिया मलाई। ठीक, बैनक्रॉफ्टी और मलाई क्या हो गई, अलग अलग इसकी स्पीशीज हो गई। और ये भी एक फीमेल मस्क्यूटो के काटने से ही होता है, और उस मस्क्यूटो का नाम होता है क्यूलेक्स मस्क्यूटो। ठीक, इसके अलावा ये जो हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है, दैट इज योर लोअर रीजन ऑफ द बॉडी। या तो ये आपकी लेग्स को इम्पैक्ट करता है, या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स यानी कि जो जनन अंग होते हैं हमारे, ये इनको इम्पैक्ट करता है। और इसमें काफी ज्यादा पैर जो है सूज जाता है, मोटा हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पांव या एलिफेंटियासिस कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, symptom directed treatment like taking medicine for fever is used because लक्षण निर्देशित उपचार जैसे बुखार के लिए दवा लेना का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप सिम्टम रोकने की कोशिश करते हो, और दूसरा आप पैथोजन किल करने की कोशिश करते हो। तो जो आप सिम्टम के लिए ट्रीटमेंट यूज़ करते हो, उसका मेन मकसद क्या होता है कि आपको रिलीफ मिल से, आपको जो भी पेन हो रहा है आपको उससे छुटकारा मिले। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ये दर्द और बेचैनी को कम करने में मदद करता है। जैसे कि जब आपको कोल्ड हुआ, उस केस में आपको फीवर आया, तो फीवर को कंफर्ट करने के लिए क्या दिया गया, उसको कम करने के लिए, आपको आराम पहुंचाने के लिए पैरासिटामोल दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स दैट एंटर द बॉडी थ्रू द नोज लाइकली गो टू, मतलब कि अगर कोई भी पैथोजन आपकी नाक से एंटर कर रहा है तो उसके क्या चांसेस है कि वो कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगा। तो देखो, जो भी पैथोजन नाक से एंटर करता है इसके हाई चांसेस होते हैं, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाई चांसेस होते हैं कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को इम्पैक्ट करेगा। और श्वसन तंत्र का हमारा पार्ट है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लंग्स या फेफड़े। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाता है लंग्स। अब बेसिकली एक बात याद रखना कि जहाँ से भी कोई कीटाणु पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस एरिया को इम्पैक्ट करे। जैसे कि अगर उसने नोज से एंटर करा, और नोज किसका हिस्सा है हमारे, अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो स्किन से एंटर कर रहा है तो हो सकता है कि वो स्किन को इम्पैक्ट करे। ठीक है, जैसे कि रिंग वर्म वाली चीज़ थी। देन उसके बाद अगर मान लो कि वो खाने और पानी से आ रहा है, पोल्यूटेड फूड एंड वाटर से आ रहा है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो आपकी इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करे, जैसा कि टाइफाइड में होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर लंग्स। नेक्स्ट, द जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस दैट इज ब्रेन फीवर, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो इसको हम कॉमनली ब्रेन फीवर कहते हैं, एंटर्स थ्रू अ मस्क्यूटो बाइट बट टारगेट्स द ब्रेन। मतलब कि ये किसके थ्रू होता है, एक मस्क्यूटो के काटने की वजह से होता है। तो काटा कहाँ पे उसने, स्किन पे, लेकिन ये टारगेट किसको कर रहा है, ब्रेन को। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट
अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ से कोई पैथोजन एंट्री कर रहा है वही एरिया इम्पैक्टेड होगा, वही ऑर्गन जो है आपका सफ़र करेगा। लेकिन इस केस में जो आपका मच्छर है वो काट रहा कहाँ पे है? मस्क्यूटो स्किन पे। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? ब्रेन के अंदर। तो ये किस रूल को अवॉइड कर रहा है? पिछला वही रूल। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैथोजेंस यूजुअली टारगेट ऑर्गन्स रिलेटेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। रोगजनक आमतौर पर अपने प्रवेश के बिंदु से संबंधित अंगों को लक्षित करते हैं। ये इस वाले नियम के विरोध में जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। So this was your MCQ. Now moving on to answer writing practice questions. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हेल्थ। आपने हेल्थ की डेफिनेशन बतानी है। देन डिस्कस व्हाई पर्सनल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। आपने ये बताना है कि किसी भी बंदे की जो अपनी पर्सनल हेल्थ होती है वो उसकी कम्युनिटी के फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट पे कैसे निर्भर है। और तीसरा बताना है लिस्ट द 3 लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट की क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे हेल्थ को अकॉर्डिंग टू WHO की डेफिनेशन। दैट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने डिजीज से फ्री होना है, बट द एबिलिटी टू फंक्शन वेल फिजिकली, think clearly mentally and interact well socially. So like this you will define this. Then coming to second part of the question, कि discuss why personal health is dependent on community, physical and social environment. तो देखो फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके आसपास का वातावरण वो कैसा होना चाहिए। तो देखो अगर आपके आसपास साफ सफाई नहीं होती, मतलब गार्बेज कचरा जो है वो ठीक से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, ड्रेन्स यानी कि नालियाँ जो है उन्हें ठीक से क्लीन नहीं रखा जाता, तो वहाँ पे वेस्ट एक्यूमुलेट होगा। दिस लीड्स टू द ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स एंड माइक्रोब्स। वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर बैठेंगे, ठीक, जो कि क्या करेंगे फिर वहाँ से पैथोजेंस को ले जाके दूसरों को बीमारी फैलाएंगे। तो इसलिए आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा होना चाहिए। देन कम्स टू सोशल एनवायरनमेंट। देखो ह्यूमन बींग्स जो हैं वी लिव इन सोसाइटीज। अवर सोशल एनवायरनमेंट डिटरमाइंस अवर मेंटल हेल्थ। हमारे आसपास का वातावरण हमारी मेंटल यानी कि मानसिक स्थिति जो है उसको निर्धारित करता है। इफ देयर इज सोशल इक्वालिटी, हार्मनी, वी आर मेंटली हेल्थी। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी का मतलब अगर मान लो एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे समानता होनी चाहिए, वहाँ पे हार्मनी होना चाहिए। मोर ओवर वी नीड फूड फॉर हेल्थ विच इज अर्न थ्रू वर्क। अब हमें क्या है, हेल्थ के लिए खाना चाहिए जो कि किससे आता है, कमा कर आता है। अ स्टेबल इकोनॉमी एंड सोशल पीस आर दस नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होनी चाहिए एंड सोशल पीस, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे पीस होना चाहिए। एंड इस तरीके से जो सोशल एनवायरनमेंट है इट इज़ वेरी मच असेंशियल फॉर वंस इंडिविजुअल हेल्थ। देन द थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन दैट इज 3 लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि आप नो मैटर कैसा भी ट्रीटमेंट कर लो लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। सबसे पहला परमानेंट डैमेज। नाउ वंस समवन हैज़ अ डिजीज देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी को ऐसी डिजीज हो जाती है कि जिसके स्कार्स लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो गया तो वो उसके लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। सेकेंड, लॉस ऑफ टाइम। अब ट्रीटमेंट जो है उसमें लगता है टाइम। कई बारी ट्रीटमेंट में सर्जरी हो सकती है, नो सर्जरीज के बाद आपका जो रिकवरी टाइम होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो डैट मीन्स कि चाहे आप कितना भी बेस्ट मेडिकल केयर प्रोवाइड कर दो पेशेंट को, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बेड रिडन होता है, बेड पर होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका वर्क, उसका टाइम, इन सब चीज़ों का लॉस होता है। एंड देन थर्ड होता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस लिमिटेशन है किसी भी ट्रीटमेंट की,
क्योंकि जब किसी ट्रीटमेंट के दौरान एक बंदे को ट्रीट किया जा रहा है तो उस टाइम जो है वो रिजर्वायर का मतलब क्या हो गया कि उसके पास एक क्षमता है कि वो आसपास के लोगों को जो उसकी केयर कर रहे हैं उसे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सके। तो हेंस ये सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है क्योंकि वो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बन जाता है इस केस में। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छे से इसमें 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। इस क्वेश्चन को आप कंसिडर कर सकते हो 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं 15 क्वेश्चंस आने हैं, 60 मार्क्स है, तो माइट बी ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क का ही होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर। नाउ सेम इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यू मे पॉज एंड रीड योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलैबोरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। देखो इम्यूनाइजेशन का जो सिद्धांत है आपने उसको समझाना है। देन व्हाई इज इट कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीजेस। इसे सबसे अच्छा तरीका क्यों माना जाता है किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आप इम्यूनाइजेशन एक्सप्लेन करोगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखो हमेशा याद रखना कि किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है जनरल वे और एक होता है स्पेसिफिक। इम्यूनाइजेशन आता है हमारे स्पेसिफिक वे में। जनरल वे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अपने हाइजीन मेंटेन करा है, आप अपने हाथ को धोते हो टाइम टू टाइम, आप मास्क वेयर करते हो पब्लिक प्लेस में, आप टॉयलेट्स क्लीन रखते हो, तो ये जनरल चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं। इम्यूनाइजेशन आ जाता है स्पेसिफिक, जिसमें वैक्सीन दी जाती है एक पर्टिकुलर डिजीज जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग आप यही लिखोगे कि इम्यूनाइजेशन इज द स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज एंड इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम। मैंने आपको समझाया था ना मेमोरी के बारे में। सो अब वो चीज़ पूरी एक्सप्लेन करनी है कि जब एक पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट टाइम के लिए तो इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक, और उससे फाइट करता है। देन उसके बाद ये इसके अगेंस्ट एक मेमोरी बना लेता है, और जब ये सेम पैथोजन अटैक करता है सेकेंड टाइम तो ये इम्यून सिस्टम इट रिस्पॉन्ड्स विद मच ग्रेटर स्पीड। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, मैंने आपको बताया था, इतना टाइम नहीं लेगा, एलिमिनेटिंग द इन्फेक्शन बिफोर इट कैन कॉज डिजीज। और ये इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा कि जब तक ये डिजीज आपको इन्फेक्शन कॉज करे उससे पहले इसका खात्मा कर देगा। अब जो वैक्सीन हैं उनकी वर्किंग भी इसी इम्यूनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। वैक्सीन जो है उसमें क्या किया जाता है कि डेड मरा हुआ या फिर वीकेंड माइक्रोब जो है वो इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। एंड क्योंकि ये माइक्रोब जो बहुत ज़्यादा वीक होता है तो ये एक्चुअल डिजीज कॉज नहीं कर पाता, बट ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर देता है और वो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर देता है। नाउ व्हाई इट इज़ इफेक्टिव? इट इज़ इफेक्टिव बिकॉज इट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद भी अगर सेम पैथोजन आता है तब भी आपके मेमोरी सेल्स जो है उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। अनलाइक जनरल प्रिवेंशन विच मस्ट बी डन डेली, immunization ensures the body's internal army is always ready for a specific enemy। अब देखो जो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने का जनरल तरीका होता है वो आपको डेली जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है। डेली आपने हाथ धोने हैं, डेली अपने आसपास सफाई रखनी है, मास्क पहनना है। लेकिन ये इम्यूनाइजेशन क्या कर रहा है, आपकी बॉडी की जो इंटरनल आर्मी यानी कि आपका इम्यून सिस्टम है इसको हमेशा रेडी रखता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दुश्मन यानी कि पर्टिकुलर एक माइक्रोब या पैथोजन के against। So this is how you can write this answer। Attaching the हिंदी slide over here, please हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप पॉज करके रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। यानी कि कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे फैलती है, अलग अलग उसके क्या तरीके हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहला एयरबोर्न यानी हवा के थ्रू फैलने वाली कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखो व्हेनेवर एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ्स, जब भी एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, कॉफ करता है, तो वो साथ में क्या करता है, लिटिल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है अपने थ्रू आउट करता है। अब उस केस में उसके आसपास कोई भी बंदा खड़ा है तो वो उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा, और उन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया, कॉमन कोल्ड, टीबी, ये सब क्या है, एयरबॉर्न डिजीजेस है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में भी। नेक्स्ट वाटरबॉर्न यानी कि वाटर से फैलने वाली कौन से इन्फेक्शियस डिजीजेस है, ये कैसे फैलते हैं। सो अगर किसी ऐसे बंदे का फीकल मैटर या फिर एक्सक्रीटा
पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसे ऑलरेडी कोई डिजीज हो जैसे कि कॉलरा या टाइफाइड, तो ये कॉलरा और टाइफाइड जो है इनके पैथोजेंस उस पानी में मिक्स हो जाएंगे, और जब आसपास के लोग उस पानी को ड्रिंक करेंगे तो वो पैथोजन एंटर कर जाएगा आसपास की कम्युनिटी के लोगों की बॉडी के अंदर। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका पोल्यूटेड वाटर होता है, नॉट जस्ट वाटर, फूड के थ्रू भी जा सकता है, बट हम वाटर एंड फूड जो है उसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, तो इस तरीके से वाटरबॉर्न डिजीजेस फैलती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया एक्सेट्रा। देन तीसरा है फिजिकल या सेक्सुअल कांटेक्ट। तो सेक्सुअल कांटेक्ट से जो होने वाली डिजीजेज हैं उसके अंदर एड्स आता है, साइफिलिस आता है। साइफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है, जबकि एड्स जो है वो वायरस से होता है। देन ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हो सकता है, मदर से फीटस या बेबी को हो सकता है। सो दीज आर द फ्यू केसेस जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फैलती हैं। और लास्ट आता है हमारा वेक्टर्स। अगेन वेक्टर्स या वाहक की कहानी भी बता दी थी आपको कि अगर किसी एक्सक्रीटा पे जाके कोई मस्कीटो बैठती है तो वो वहाँ से पैथोजन उठाएगी, और अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के खाने के ऊपर या फिर उसके वाटर पे जाके बैठ जाती है तो वो उस पैथोजन को वहाँ छोड़ के चली जाएगी। एंड जब वो इंसान उस पानी को, खाने को इनटेक करेगा तो वो पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर जा सकता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कि मस्कीटो ने आके सीधा बाइट कर दिया तो वो पैथोजन सीधा उसकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर चला गया, एंड अगेन वो इन्फेक्टेड हो गया। सो दीज आर द फ्यू वेज थ्रू विच इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो फैलती है। Again, this is the Hindi part of this question. You may pause and watch it. Next, these two questions are for you. आप ये दो questions खुद से practice करोगे. First one, what are the principles of prevention? And differentiate between general and specific ways of preventing diseases. निवारण के सिद्धांत क्या है? रोगों को रोकने के सामान्य और विशिष्ट तरीकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक जनरल तरीका होता है जो हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में फॉलो करते हैं, और एक स्पेसिफिक तरीका हो गया आपका इम्यूनाइजेशन का। नाउ एज अ 4 मार्क आंसर आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है? गिव 2 एग्जाम्पल्स एंड 2 कॉजेज फॉर ईच। आपने 2 एग्जाम्पल्स देने हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, और उनके कारण जो है वो भी बताने। अगेन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज अ 4 मार्क क्वेश्चन। सो विद दिस वाई डू वी फॉल इल चैप्टर के आपके MCQs भी खत्म होते हैं एंड आंसर राइटिंग क्वेश्चंस एज वेल। सो रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे 9th-10th बायोलॉजी के बिफोर योर एग्जाम ऑन 22nd, वो सारे भी कवर हो जाएंगे इन द सेम वे। एंड एक बार एग्जाम खत्म हो जाता है 22nd को, तो देन वी विल अगेन रिज्यूम विथ थ्योरी क्लासेस। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 9th-10th का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सिंस मार्च में एग्जामिनेशन है और टीयर 2 को लेके वी वर अज्यूमिंग पहले से कि मार्च में ही होगा। हालांकि बीच में अभी जब उन्होंने वापस से रिजल्ट के लिए वो नोटिस डाला तो ऐसा लगा सबको कि शायद अप्रैल में शिफ्ट हो जाए, बट कहीं ना कहीं हम सबको अंदाज़ा था कि मार्च एंड तक जा सकता है। तो मैं ये होप करती हूँ कि आप सबने एटलीस्ट 9-10 तो पढ़ ही रखा है अच्छे से। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू कवर मीनवाइल बचे हुए टाइम में 12th के भी कुछ चैप्टर्स, सो व्हाई डू वी इल चैप्टर जो है इसका एक्सटेंशन आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर, जो कि क्लास 12th में है। सो अगर आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से डन है तो आप इसके एक्सटेंशन के लिए 12th में से वो वाला चैप्टर कर सकते हो। एंड आई विल कम विद द न्यू टॉपिक वेरी सून। टिल देन कीप योर प्रिपरेशन वेल। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, डोंट पैनिक कि मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। 9-10 ही पढ़ रहे हो तो 9-10 इतने अच्छे से करो कि एटलीस्ट 9-10 में से कोई क्वेश्चन आए तो ना ही वो MCQ में छूटे, ना ही तुम्हारे आंसर राइटिंग में छूटे। जितना करो गिव योर 100%। ऑल्सो ये पेपर फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में हो रहा है, सो आई डोंट थिंक कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट साइड पे जाएगा। I think it would be moderate and a balance of both your 9th-10th as well as 11th and 12th. So yeah, keep your preparations right. और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो यार ग्रुप्स में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। थैंक यू सो मच।